बहुत समय पहले की बात है। सुमन अपने माँ पिता के साथ रहती थी। सुमन के माँ पिता गांव में कोई भी समारोह हो या शादी, वहाँ आचार्य के हाथों के नीचे काम करते और अपना और अपनी बेटी का पेट पालते थे। लेकिन कई दिनों से उन दोनों की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। तब सुमन अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसकी परीक्षा होते ही सुमन के माँ की पैसे की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। सुमन अपने पिता के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। अब वो बहुत रोती है तो सुमन के पिता सुमन से, सुमन मेरी बच्ची, रो मत बेटी, संभाल अपने आप को। तू तो जानती है कि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। न जाने भगवान का बुलावा कब आ जाए बेटा। नहीं पिताजी, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। पिताजी, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि चाहे जो भी हो जाए आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे पिताजी। हाँ बेटा, संभालो अपने आप को। पिताजी, अब मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा, ठीक है, चलो अब तुम सो जाओ। अब सुमन और उसके पिता सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुमन काम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था। उसी दौरान सुमन की दोस्त मीरा, जो बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, जो हमेशा सुमन की मदद कर दिया करती थी। सुमन की मदद करना मीरा के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सुमन मीरा के घर जाती है तो उसे देख मीरा के पिता, मीरा देखो, आ गई तुम्हारी भिखारी दोस्त। कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करो, लेकिन तूने तो पूरे जमाने का ठेका लेके रखा है ना। मीरा के पिता की बातें सुनकर सुमन के मन को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। तो मीरा उसे आवाज लगाने लगती है, सुमन, सुमन सुन तो। मीरा दीदी, मैं चलती हूँ, बाबा मेरी राह देख रहे होंगे। देखा देखा मीरा, तूने कैसी अकड़ होती है इन गरीब लोगों में। तुम चाहे जितना भी इनकी मदद करो, इनकी अकड़ अकड़ ही रहेगी। पिताजी, आप किसी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कितना दुख पहुंचा होगा उसे। हाँ हाँ पता है, तुझे तो सिर्फ दूसरे लोगों की ही कदर है, अपने माँ बाप की नहीं। अब देख, तेरी जल्द ही शादी होने वाली है, तो जब तक तू यहाँ है जरा अच्छे लोगों के साथ रहा कर। अब मीरा के पिता सुमन के घर जाते हैं और वहाँ जाकर सुमन के पिता से, देख रघु, तेरी बेटी मेरी बेटी से बराबरी करना चाहती है। उसे बोल देना, चाहे जो हो, आज के बाद मेरी बेटी मीरा के साथ नहीं दिखनी चाहिए। अपनी औकात में रहना सीख। मीरा सुमन से 5 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी दोस्त थी। क्योंकि एक बार की बात है, जब मीरा कॉलेज जा रही थी तो कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे। तो ये देख सुमन ने मीरा से छोटी होकर भी उन सबको अच्छा खासा सबक सिखाया था और उस दिन से किसी ने भी मीरा को परेशान नहीं किया था। उसी दिन से मीरा और सुमन एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। मीरा हमेशा सुमन को पैसे देकर उसकी मदद करती थी और सुमन भी गांव में जो भी काम मिले वो सारे काम करती। लेकिन रघु की दवाइयों के लिए सुमन को मीरा से पैसे लेने ही पड़ते थे। अब मीरा की मंगनी थी, जिसमें मीरा ने सुमन को भी बुलाया था। उसे देख मीरा के पिता सुमन से, तुझे कहा था ना मैंने कि अपना यहाँ मुंह मत दिखाना। सुबह सुबह आकर सारा मूड खराब कर दिया। गरीब की औलाद कहीं की, खुद की तो कोई इज्जत नहीं होती तुम्हारी, हमारी भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहती हो। नहीं 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 चाचा जी, ऐसे तो। सुमन बोल ही रही थी कि तभी मीरा की माँ बहुत परेशान अवस्था में वहां जाती है और मीरा के पिता से, अजय सुनिए, यहाँ तो आइए जरा। देखिए ना, ये आचार्य अभी तक नहीं आया। मीरा के ससुराल वाले कभी भी पहुंचते होंगे यहाँ। क्या करे? क्या कह रही हो तुम? अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं हुई? नहीं, खाना बनाने वाला ही नहीं आया तो कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं बना है अभी तक। मीरा के पिता तुरंत ही आचार्य को कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आचार्य की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो चुकी है और उसी कारण उसे शहर में अस्पताल में लेकर जाना पड़ा। ये बात सुनते ही मीरा के पिता, देखो रखुमा, अब तो आचार्य नहीं आ सकता। अब घर की औरतें मिलकर ही सभी लोगों का खाना बनाना होगा। सगाई में कम से कम 500 लोग होंगे।
लेकिन कैसे? अब तो सभी औरतें तैयार हो चुकी है और हमारे घर के नौकरों को भी इतना ज्यादा खाना बनाने का कोई अंदाजा नहीं होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तो सारे नौकरों को भी उनके उनके काम बांट दिए गए हैं। पता नहीं क्या होगा, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। रकुमा परेशान होकर बोले जा रही थी और सुमन वहीं पर खड़ी देख रही थी। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली तो सुमन, चाची क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी क्या मदद करोगी? तुम तो एक छोटी बच्ची हो। चाची हम दोनों मिलकर खाना बनाना शुरू कर ही सकते हैं ना? तुम अपनी औकात में रहकर बातें किया करो। ये मेरी पत्नी है, इस गांव की शेठानी, और तुम इससे काम करवाना चाहती हो? ठीक है चलो सुमन, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। चाची आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन सिर्फ रोटियां और पूरियां बनाने के लिए कोई हो तो। अरे देखा तुमने, ये मुझे पता है ये कुछ काम की नहीं है। मैं देखता हूँ अगर कोई मिलता है तो। चाची आप भी तैयार होने के लिए चली जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तुम अकेली कैसे बेटा? चाची आप मुझ पर भरोसा रखिए, यकीन कीजिए मेरे माँ पिताजी यही तो काम करते थे, बचपन से देखती आ रही हूँ। अब सुमन बाहर जहाँ खाना बनने वाला था वहाँ चली जाती है और खाना बनाने की शुरुआत करती है। दूसरी ओर मीरा के पिता कॉल कर हर ढाबे वाले को, होटल वाले को पूछ रहे थे, लेकिन हर कोई जल्दी चाहिए तो ना बोल रहा था। और दूसरी ओर सुमन गांव की कुछ औरतों को अपने साथ लेकर जल्दी जल्दी खाना बनाती है और एक थाली में सजाकर रकुमा के पास आती है। रकुमा, कोई खाने वाला या होटल वाला इतनी क्वांटिटी में खाना देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सारे मेहमानों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। रकुमा, सारे मेहमान आ चुके हैं, अब क्या करें? चाचा जी। अरे तू तो मेरा सिरदर्द है, सिरदर्द। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तुम मुझे बार बार परेशान किए जा रही हो। रकुमा, इसे पहले यहाँ से बाहर निकालो, वरना न जाने मेरे हाथ से क्या हो जाए। गरीब घर की औलाद ये ऐसी चिटिया होती है कि गुड़ खत्म हो जाए फिर भी उस जगह को नहीं छोड़ेगी। सुमन को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी रोते रोते सुमन, चाचा जी वो खाना बन चुका है, अगर एक बार चाची इसे चख कर देख लेती तो अच्छा होता, इसीलिए मैं इसे लेकर यहाँ आई थी। सुमन की बात सुनकर रकुमा और मीरा के पिता चौंक जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे खाना बन सकता है। तभी मीरा के चाचा जी वहां आ जाते हैं और मीरा के पिता से, अरे भैया जल्दी चलिए, वो लोग आ चुके हैं। मीरा के माँ पिताजी जल्दबाजी में ही मेहमानों का स्वागत करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सुमन इतनी बेइज्जती के बाद भी अपनी दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मंगनी की सारी रस्में पूरी होते ही सारे मेहमान खाना खाने बैठ जाते हैं तो वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तभी मीरा के होने वाले ससुर मीरा के पिता से, वाह समधी जी वाह, क्या खाना बनवाया है आपने आज। अरे आज तक ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। और हाँ, शादी में भी आप ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनवाना, एकदम बढ़िया। अपने समधी की ये बातें सुनकर मीरा के पिता को बहुत अच्छा लगता है, साथ ही उन्हें अपने आप पर शर्म भी आ जाती है। वो तुरंत ही सुमन से मिलने जाते हैं तो सुमन मेहमानों के लिए गर्मा गर्म पूरियां बना रही थी। उसके पास जाकर मीरा के पिता हाथ जोड़कर, सुमन बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कहा, लेकिन फिर भी तुमने हमारी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मेरी दोस्त की मंगनी है तो वो तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। सुमन बेटी, आज तक मैंने तुम्हें जो भी कहा एक बुरा सपना समझकर भूल जाना बेटी। आज के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी होगी। थैंक यू चाचा जी, लेकिन अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम मैं अपने पैरों पर खड़ी रहकर अपने पिता का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। और जरूर बेटी जरूर। अब तो सारे गांव में जहाँ भी शादी हो, सगाई हो, लोग तुमसे ही खाना बनवाएंगे, देख लेना। क्योंकि आज तुमने इतना स्वादिष्ट और टेस्टी खाना बनाया था,
कि हर कोई उंगलियां चाट चाट कर खा रहा था। आज के बाद जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। उस दिन से सुमन गांव के हर एक समारोह में खाना बनाने के ऑर्डर्स लेने लगी। इतना ही नहीं, अपने पिता का ख्याल रखते रखते उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो भी उसके काम में मदद करने लगे। उसने कुछ ही सालों में अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और खुद का शहर में एक बहुत बड़ा होटल शुरू किया, जिसमें मैरिज हॉल की भी व्यवस्था की। कई सारे लोगों को उसने काम पर रखा। अब वो गांव की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुकी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन अगर अच्छे संस्कार हो तो कोई भी गरीब अपने आप को एक ऊंचे शिखर पर ले जा सकता है। सुंदरपुर नाम के शहर में सुभाष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चे रिंकी और पिंटू के साथ रहता था। सुभाष बहुत ही अमीर इंसान था। उसकी कई सारी कंपनियां थी जिसमें हजारों लोग काम करते थे। शहर में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। उसके हवेली में कई सारे नौकर थे। हर एक चीज के लिए अलग अलग नौकर था। सुभाष और रेखा को अपनी अमीरी पर बहुत ज्यादा गर्व था। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी थे। अपने घर में काम करने वाले नौकरों को वह पैरों की मिट्टी समझते थे। एक दिन की बात है, रेखा अपने नौकर से, शालू नाश्ता नहीं बना अभी तक? तुम सबको पता है कि मुझे सब कुछ टाइम पर चाहिए, फिर अब तक टेबल पर नाश्ता क्यों नहीं लगा? माफ करना मैडम, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो काम थोड़ा धीरे चल रहा है। काम करोगी तो मर नहीं जाओगी। तुम सबको अपनी अपनी औकात पता होनी चाहिए। माफ करना मैडम, अभी नाश्ता लगवाती हूँ। अब सभी नाश्ता कर सुभाष अपने ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था कि सुभाष की हवेली के बाहर एक झोपड़ी थी जिसमें शामू अपनी पत्नी सुरेखा और एक बेटा राजू के साथ रहता था। शामू का सब्जियों का ठेला था। वो दिन भर मेहनत करता। सुभाष के दोनों बच्चे रिंकी और चिंटू हमेशा ही राजू के साथ खेलते थे। आज भी वो अपना नाश्ता कर राजू के साथ खेलने आते हैं तो उन्हें वहां खेलता देख सुभाष, अरे रिंकी, चिंटू, तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है, इस गरीब के बेटे के साथ तुम मत खेला करो। क्या तुम दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आती? सुभाष रिंकी और चिंटू को एक एक चपेट लगा देता है और वो दोनों रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं। उन्हें रोते देख रेखा, अरे अरे अरे, क्या हुआ बच्चों? आखिर क्या बात है, तुम लोग रो क्यों रहे हो? माँ, राजू के साथ खेल रहे थे तो पिताजी ने हमें मारा। तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि वो राजू एक गरीब है। वो तुम दोनों का इस्तेमाल करता है। उससे कोई संबंध मत रखो, लेकिन तुम दोनों हो कि बस अब जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। अब रिंकी और चिंटू दोनों अपने कमरे में जाकर खेलने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब होली का त्योहार आता है तो रिंकी सुभाष से, पिताजी, होली आने वाली है तो हमें पिंक, येलो, ब्लू, सिल्वर ऐसे अलग अलग कलर चाहिए। आप लाकर दोगे ना? हाँ मेरे बच्चों, मैं कल ही हम सबके लिए बहुत सारे कलर लेकर आऊंगा। अब सुभाष ऑफिस से आते वक्त ढेर सारे कलर लेकर आता है। ये देख रिंकी और चिंटू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ राजू के पिताजी होली के रंग खेलने के पहले दिन एक छोटा सा जमीन में गड्ढा करते हैं और उसकी चारों तरफ लकड़ियां लगा लेते हैं और शाम के समय होलिका दहन कर होली का त्योहार मनाना शुरू करते हैं कि तभी सुभाष बाहर आता है और जोर जोर से राजू के पिताजी शामू को, सुनो श्याम, तुम्हारी ये झोपड़ी कई सालों से मेरी हवेली की शान बिगाड़ रही है। मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब तो बहुत हद हो चुकी है। तुम ये लकड़ियां जलाकर मेरे हवेली को काला कर दोगे। अभी के अभी यहाँ से लकड़ियां हटाओ, अब ये यहाँ पे नहीं चलेगा। सेठ जी, ऐसा मत कहिए, ये तो हमारी परंपरा है। हम हर साल होली खेलने से पहले होलिका का दहन करते हैं। शट अप शामू, अब तुम हमें परंपराएं मत सिखाओ। गुस्से से आग बबूला हुआ सुभाष और रेखा अपने बच्चों को लेकर हवेली के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुभाष, रेखा, रिंकी और चिंटू सुभाष ने लाए रंगों के साथ होली खेलने लगे। उसे देख राजू को भी होली खेलने का बड़ा मन हो रहा था तो वो रिंकी और चिंटू के पास जाता है और उनसे, चिंटू, रिंकी, क्या मैं तुम दोनों के साथ होली खेल सकता हूँ?
तभी सुभाष राजू पर जोर से चिल्लाता है ए राजू, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और गुस्से में आकर सुभाष राजू को कई सारी उल्टी पुल्टी बातें सुनाता है। और ये सारी बातें राजू अपने घर आकर अपने पिताजी को बताता है। तो शामू, बेटा राजू, तुम्हें रंग ही खेलने हैं ना? तो जरा रुको। ये पिताजी, क्या आप मुझे अभी रंग लाकर दोगे? बिल्कुल नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि हम सारे रंग अपने हाथों से बनाएंगे। अब शामू अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और उसे चूल्हे में से कुछ कोयला लाकर उसे पीसकर छानने के लिए कहता है। और साथ ही पास में कुछ ऐसे पेड़ थे जिनके फूलों से अलग अलग रंग बनाए जा सकते थे। तो शामू उन फूलों को तोड़कर लाता है और उन फूलों से पीला, नारंगी, गुलाबी और कोयले से काला रंग बनाता है और एक बोतल की सहायता से पिचकारी बना देता है। और वो तीनों बड़े ही मजे से अपनी होली मनाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह रिंकी और चिंटू राजू से खेलने आते हैं। तो वो राजू को देख, अरे राजू, तुम तो बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हो। और ये देखो, हमारे रंग अभी तक उतरे नहीं। और तो और हमारे कपड़े भी फेंक देने पड़े। और देखो, मेरे गाल पर कैसा दाग आ गया है। अरे चिंटू, तुम्हें पता है, मेरी माँ और पिताजी ने मिलकर मुझे ये घर पर ही रंग बना दिए, जो केमिकल मुक्त है, जिस कारण नहाते ही हमारे शरीर पर लगा रंग निकल गया और मेरी स्किन भी अच्छी रही। एक साल ऐसे ही गुजर जाता है। अब फिर से होली आती है। तो इस साल चिंटू और रिंकी पहले ही शामू को उनके लिए भी कलर बनाने के लिए कहते हैं और शामू भी उन्हें कलर बना कर देता है। अब हर साल की तरह चिंटू, रिंकी, रेखा और सुभाष होली खेल रहे थे कि तभी सुभाष को ऑफिस से फोन आता है। तो नौकर सुभाष से, साहब जी, आपके लिए ऑफिस से कुछ अर्जेंट कॉल आया है। लाओ दिखाओ तो। हेलो, हाँ, मैं अभी ऑफिस पहुंचता हूँ। तुम चाय नाश्ते की व्यवस्था कर लेना। रेखा, मुझे अभी ऑफिस निकलना होगा। तुम्हें पता है ना, कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। सुभाष बोल ही रहा था कि उसकी नजर अपने शरीर पर लगे रंग पर जाती है। तो वो, अरे रेखा, अब क्या होगा? ये रंग तो मेरे शरीर से अभी नहीं निकलेगा। हे भगवान, अगर मैं वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो फॉरेन में जाने वाले हमारे सामान की डील कैंसिल हो जाएगी और हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। कि तभी रिंकी अपने नौकर को पानी लाने के लिए कहती है और अपने पिताजी से, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप अपना मुंह धोकर देखिए। अरे रिंकी बेटा, ये मजाक का वक्त नहीं है। ये केमिकल युक्त रंग है जो कम से कम 2-3 दिन नहीं जाएंगे। अब मैं क्या करूं? अब चिंटू पाइप की सहायता से अपने पिताजी के शरीर पर पानी डाल देता है और जैसे ही रंगों पर पानी गिरता है तो सारे रंग झट से ही निकल जाते हैं। ये देख सुभाष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो चिंटू से, अरे बेटा, ये कैसे हुआ? पिताजी, ये सारे रंग केमिकल वाले नहीं हैं। ये शामू चाचा ने घर पर ही बनाए हैं। ये ऑर्गेनिक रंग है पिताजी। चिंटू की ये बात सुनकर सुभाष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही उसे अपने आप पर शर्मिंदगी भी महसूस होती है और वो अपने ऑफिस जाकर अपनी डील फाइनल कर शाम के समय घर आता है। घर आते वक्त शामू के झोपड़ी के सामने वो अपनी गाड़ी रोकता है और शामू से, अरे शामू, मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव किया है उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। आज तुम्हारे कारण मेरी बहुत बड़ी डील सक्सेस हो पाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ शामू। और हाँ, आज से मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देता हूँ। अब सुबह शामू को अपनी कंपनी में जॉब देता है। साथ ही अपने घर में, अपने ऑफिस में काम करने वाले नौकरों की भी वो इज्जत करने लगा था और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।